नमस्कार बच्चों, एजुकेशनल एक्टिविटीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं से अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण अध्याय 7वां। तो सबसे पहले हम लोग इन शब्दों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जो है उदाहरण हल करेंगे। तो हमारे पास 2-3 शब्द है, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, विचरण। तो इन शब्दों के मायने हम लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी साल हमारे गांव में पानी या हमारे राज्य में पानी जो है ज्यादा होती है, ज्यादा गिरता है ना, बारिश ज्यादा होती है। तो हमारे गांव के तालाब में जो है पानी ज्यादा इकट्ठा होता होगा ना। ज्यादा बारिश होगा तो जाहिर सी बात है तालाब भर जाएगा, पानी ऊपर से भी जाने लगेगा। लेकिन अगर किसी साल पानी कम गिरता है या बारिश कम होती है तो हमारे तालाब में पानी कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है। तो उसी तरह से अगर किसी गांव की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पानी ज्यादा खपत होगा, किसी गांव की जनसंख्या कम है तो वहां पानी कम खपत होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक राशि के बढ़ने या घटने से दूसरे के मान में भी जो परिवर्तन होता है ना। एक के मान में परिवर्तन हो रहा है तो उसके साथ दूसरे के मान में परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। इस तरह से जब एक दूसरे के मान में एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं विचरण। ठीक है। तो विचरण तो समझ में आ गया, एक के बदलने से दूसरा बदल रहा है, उसको हम कहेंगे विचरण। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती विचरण किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण। अनुक्रमानुपाती विचरण क्या होता है? जैसे कि मान लो बारिश ज्यादा हुआ तो तालाब में पानी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर बारिश कम हुआ तो तालाब में पानी कम होगा। जनसंख्या ज्यादा हुआ तो पानी की खपत ज्यादा होगी, जनसंख्या अगर कम हुआ तो पानी की खपत कम होगी। कहने का मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। मतलब दोनों या तो बढ़ रहे हैं या तो घट रहे हैं। तो इस तरह के विचरण को हम लोग कहेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण। ठीक है। लेकिन जब एक के बढ़ने से दूसरा घटने लगे या एक के घटने से दूसरा बढ़ने लगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे कि मान लो गर्मी बढ़ रहा है तो तालाब में पानी कम होगा कि ज्यादा होगा? जैसे उद्योग धंधे अगर बढ़ते हैं, है ना, उद्योग धंधे बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो उद्योग धंधे में लोगों की जरूरत महसूस होगी तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बढ़ रहा है तो ये कम। अगर उद्योग धंधे कम होंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं अगर गर्मी बढ़ती है, ये ज्यादा होती है तो तालाब में पानी सूख जाएगा, तालाब सूख जाएगा तो कम हो जाएगा। अगर गर्मी कम होती है तो तालाब में पानी ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो इस तरह के विचरण को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि विचरण से संबंधित सवाल को हम लोग किस तरह से हल कर सकते हैं सारणी के माध्यम से। तो सबसे पहले एक हम लोग इसको अनुपात को हम लोग एक निकाल लेते हैं, किस तरह से उसका होता है। जैसे कि 5 पेन का मूल्य, हमारे पास एक सवाल है, यदि 5 पेन का मूल्य 20 रुपए है, ठीक है, 5 पेन का मूल्य कितने रुपए है? 20 रुपए है। तो उसी प्रकार से हमको 10, 15, 20, 25 और 30 पेन का मूल्य क्या होगा, ये जो है निकालना है। ठीक है। तो हम लोग जनरली इस तरह के सवाल को हम लोग किस तरह से हल करते हैं? हम लोग ये इस तरह से हल करते हैं, चूंकि 5 पेन का मूल्य
बराबर 20 रुपए। ठीक है, तो अब हमको 5 पेन का मूल्य ज्ञात है, तो अगर हमको 10, 15, 20 इस तरह का ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हमको एक पेन का मूल्य ज्ञात करना पड़ता है ना। तो एक पेन का मूल्य, तो जब एक पेन का मूल्य ज्ञात करना होगा तो 20 को हम लोग 5 से भाग दे देंगे, है ना। तो 20 को जब हम 5 से भाग दे देंगे तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा 4 रुपए। अब जब हमको एक पेन का मूल्य ज्ञात हो गया तो हम उसके बाद 10 पेन का मूल्य ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे, गुणा करते जाएंगे। ₹40, 15 का करना होगा तो 15 गुणित 4 गुणित 15, 20 का करना होगा तो 4 गुणित 20। इस तरह से हम लोग इसको नॉर्मली हल करते हैं। तो इसको हम लोग एक सारणी के माध्यम से देखते हैं। यदि पेनों की संख्या x तथा संगत मूल्य को y से व्यक्त करें तो एकीक विधि से इस उदाहरण को हल करके हम लोग निम्नांकित सारणी बनाएं। ये जो विधि है एकीक विधि कहलाती है। तो इसको अगर हम लोग पेनों की संख्या को x और मूल्य को y माने तो इसका सारणी किस तरह से बनेगा देखते हैं। x और पेनों के मूल्य को y अगर मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पेनों की संख्या जब 5 है तो यहाँ पे मूल्य दिया गया है 20 रुपये। ठीक है, 10 होगा, जैसे एक पेन का मूल्य 4 रुपया हो गया है तो 10 पेन का मूल्य हो जाएगा 10 चौक 40 रुपया, जैसे कि हमने इससे पहले आप लोगों को निकाल कर बताया था। 15 पेन का मूल्य हो जाएगा 15 चौक 60 रुपए। 20 पेन का मूल्य हो जाएगा 20 गुणित 4 तो 4 दुनिया 8 80। 25 पेन का मूल्य हो जाएगा 25 गुणित 4 तो 25 चौक 100। और 30 पेन का मूल्य हो जाएगा 120 रुपए। तो इसको हम लोग एक एक विधि से अलग से रफ कार्य करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अनुपात देख लेते हैं कि जब एक का मूल्य बढ़ रहा है, एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरे चीज भी बढ़ रहा है, तो उसमें अनुपात हमेशा एक जैसा होता है या नहीं, इसमें हमको चर्चा करना है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अनुपात हो गया 5/20, यहाँ पे 10/40, यहाँ पे हो गया 15/60, यहाँ 20/80, 25/100 और 30/120। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सरल कर लेंगे। तो जैसे 5/20 है, इसको हम लोग सरल करेंगे तो 5 का 5, 5 चौक 20, ये आ जाएगा 1/4। 10/40 है तो ये शून्य कैंसिल हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा 1/4। 15/60 है तो 15 का 15, 15 चौक 60, ये भी आ जाएगा 1/4। यहाँ पे दोनों शून्य कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2 और 8, तो 2 का 2 और 2 चौक 8, ये भी आ जाएगा 1/4। 25 और 100, ठीक, ये भी 1/4 और ये भी 1/4 ही आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से इस सारणी के माध्यम से बस इतना ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे पेनों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उनके संगत मूल्य भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि उनके साथ वाले मूल्य, जैसे 5 पेन का मूल्य 20 रुपया था, 10 का 40 हो गया, है ना। इसके बढ़ने से ये भी बढ़ा, इसके बढ़ने से फिर ये भी बढ़ रहा है ना। किंतु देखते हैं कि हम लोग सबका जो अनुपात है हर स्थिति में
चाहे हम कितने भी संख्या में पेन ले रहे हैं या मूल्य जो है कितना भी हो, हर स्थिति में उसका अनुपात क्या हो जा रहा है, 1/4, 1/4, 1/4, है ना। तो इस तरह के विचरण को हम लोग अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूल्य बढ़ रहा है तो मतलब पेनों की संख्या बढ़ रहा है तो मूल्य भी बढ़ रहा है, लेकिन अनुपात हमेशा एक जैसा ही आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपए है। ठीक है, 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य यहाँ पर बताया गया है 36 रुपए है। तो 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हमको ज्ञात करना है। चूंकि यहाँ पर गेहूं का मात्रा अगर हम बढ़ाते जाएंगे, 3 किलोग्राम का 36 रुपए है तो 6 किलोग्राम का उसका 2 गुना हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि गेहूं की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उसका मूल्य भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे संबंध कैसा है, अनुक्रमानुपाती हुआ कि व्युत्क्रमानुपाती। देखो, एक बढ़ रहा है, मात्रा बढ़ा रहे हैं तो मूल्य भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो गया अनुक्रमानुपाती संबंध या अनुक्रमानुपाती विचरण। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, माना कि 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य x है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं उसको x। तो हम इसको सारणी में किस तरह से लिखेंगे, सारणी के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं देखते हैं। तो गेहूं की मात्रा और मूल्य रुपए में, जब 3 किलोग्राम गेहूं था तो उसका मूल्य 36 रुपए, और जब 18 किलोग्राम था तो हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, 18 और x। देखो, अब देखो, जैसे हमने इसके पहले एक उदाहरण में चर्चा किया तो सबका अनुपात एक जैसे ही आता, जैसे 3 का और 36, 18, 1, इधर जितने सारे हमने आंकड़े लिए थे सबका अनुपात 1/4, 1/4 ही आया था। तो इसके और इसमें 3 और 36 में जो अनुपात होगा वो 18 और x में भी होगा। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में अनुपात x 18 और 3 और 36 के बराबर ही होगा। यहाँ 18 व x के बीच भी वही अनुपात होगा जो 3 व 36 के बीच है। ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं x1 y1 बराबर x2 y2। इन दोनों के अनुपात बराबर होंगे इन दोनों के अनुपात के। ठीक है, तो इसीलिए 3:36 बराबर होगा 18:x के। ठीक, अब हम लोग इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा x के साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो 3 का गुणा x का 3x, 36 का गुणा 18 के साथ कर देंगे। तो 36 का गुणा 18 के साथ किए, ये x 36 गुणित 18, ये 3 नीचे चले जाएगा। ठीक, तो 3 का 3, 3 6 का 18, यहाँ नीचे कैंसिल हो गया। 36 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 216 रुपए। ठीक है, तो एक बार और फिर से देख लेते हैं। इसमें 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपए है, तो 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हमको ज्ञात करना है। चूंकि देखो, गेहूं का
मात्रा बढ़ते जाएगा, जैसे 3 किलोग्राम है तो 36 रुपए है, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे मात्रा बढ़ते जाएगा तो उसका मूल्य भी बढ़ते जाएगा। तो चूंकि मात्रा के साथ मूल्य बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे हो गया कौन सा विचरण, अनुक्रमानुपाती विचरण। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती विचरण हुआ है ना। तो हमने अब इसको मान लिया, माना कि 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हमने मान लिया x रुपए है। ठीक है, अब 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य x रुपए है, तो गेहूं की मात्रा और मूल्य के बीच हमने सारणी बना लिया। 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपए है, तो 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हमने मान लिया x रुपए है। अब चूंकि अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता है, सबका अनुपात एक जैसा ही होगा, कहने का मतलब इसका जो अनुपात होगा वो इसका भी होगा। 18 और x के बीच भी वही अनुपात होगा जो 3 और 36 के बीच में है। तो या तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं x1 y1 बराबर x2 y2, x1 y1 बराबर x2 y2, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग रख दिए 3/36 बराबर 18/x। अब 3 का गुणा यहाँ पे चूंकि बराबर है, इधर तिर्यक गुणा कर देते हैं हम लोग, 3 का गुणा x से और इसका गुणा इससे हो जाएगा, है ना। तो अब 3 को हम लोग उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये यहाँ पे इसके साथ गुणा में था तो यहाँ जाके भाग में हो गया। 3 को हम लोग 18 के साथ कैंसिल कर दिए और उसके बाद जो आया उसको हम लोग इस तरह से गुणा कर दिए, तो हमारा 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितने रुपए हो गया, 216 रुपए। इस तरह से हम लोग हर सवाल को इसी सारणी के माध्यम से व्यक्त करके उसको ये करके हल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।